बच्चों हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अवकलन ज्ञान प्रयोग शुरू करेंगे, जो कैलकुलस की दृष्टि से डेरिवेटिव का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको बहुत ध्यान से, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर में। तो सबसे पहले इसमें रेट से शुरुआत है, हिंदी में इसको बोलते हैं दर। और ये जो डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ये आपका कहलाता है चेंज ऑफ वाई और ये होता है चेंज ऑफ एक्स, यानी रेट ऑफ चेंज, एवरेज चेंज होता है ये इंटरवल के लिए कहा जाता है। और जब ये एवरेज बहुत छोटा हो जाए, यानी डेल्टा वाई और जो डेल्टा एक्स हैं, जो चेंजेज हैं ये बहुत छोटे हो जाए, बहुत कम समय के लिए या कम अंतराल के लिए जाएँ, तो फिर यही आपका बन जाता है डी वाई बटे डी एक्स। यानी डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एक्स और डेल्टा वाई होता है चेंज इन वाई। अब और ये रिप्रेजेंट करता है आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये जो लिखा है इसको कहा जाता है डी वाई बाई डी एक्स का मान एक्स बराबर एक्स जीरो पर, ये जो वैल्यू है एक्स जीरो पर इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, इतने पूरे को कहा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान एक्स बराबर एक्स जीरो, ये वैल्यू कहलाए। यही स्लोप होती है जो आपने टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ा है अभी। और जब इनको हम जीरो की ओर टेंड करा देते हैं डेल्टा एक्स को और डेल्टा वाई को, तो यही हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। ये जो दिया गया है ये बन जाता है आपका डी वाई बाई डी एक्स। और इसको भी हम अजम्पशन में कर सकते हैं, जो आपकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है उसमें काम आएगा एक फॉर्मूला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सन्निकट मान। इस वाले फॉर्मूले से निकाला जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स को इन्होंने लगभग बराबर माना है इसके, जब चेंजेस बहुत छोटे होंगे। ये लंबे चेंजेस के लिए है, ये बिंदु के लिए है, इंस्टेंटेनियस चेंजेस के लिए है, उसी खास पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस चेंज यानी तात्कालिक चेंज उसी बिंदु के लिए, कोई लंबा अंतराल नहीं होगा, तात्कालिक परिवर्तन। अब आते हैं टेंजेंट पे। टेंजेंट पे बात कर चुके हैं, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। यहाँ पे इन्होंने लिया है पॉइंट है एक्स जीरो वाई जीरो, ये पॉइंट क्या कहलाता है स्पर्श बिंदु। और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, स्पर्शिक प्रवणता एम, वो कैसे आती है, वक्र का हम अवकलन करते हैं तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं। और जो भी वैल्यू आती है एक्स डैश वाई डैश तो यही क्या होता है एम। यहाँ पे दिया है इन्होंने एफ डैश एक्स भी, इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स जीरो, यानी एक्स जीरो पर एफ डैश एक्स का मान। फिर हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी एक बिंदु से जाने वाली रेखा जिसकी प्रवणता हमें पता है, यानी सीधा हम कह सकते हैं बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो से जाने वाली रेखा जिसकी प्रवणता एफ डैश एक्स जीरो या डी वाई बाई डी एक्स है। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ होती है एक्स जीरो वाई जीरो पर, तो ये आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह नॉर्मल हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, इस क्षेत्र में ये आपका नॉर्मल है अभी, और ये आपकी स्पर्शी है, ये जो काले कलर से। और ये जो पॉइंट होता है हमेशा कर्व पे लाई करता है, इसकी हमें कई जगह जरूरत पड़ेगी, कई जगह नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे सिर्फ इतना अंतर है कि जो अवलंब है हमेशा स्पर्शी की लंबवत होता है, ये जो अवलंब हमेशा स्पर्शी की लंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इसी तरह बस स्लोप भर चेंज होगी, स्लोप में यहाँ पे यानी हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम एम टी मान लेते हैं टेंजेंट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल को एम एन मान लेते हैं, तो इनका गुणनफल कितना होगा माइनस में, यानी एक की स्लोप हमें पता है तो दूसरे की हम निकाल सकते हैं।
यानी हम लिख सकते हैं कि स्पर्शी की प्रवणता बराबर होती है -1/अवलंबी प्रवणता, यानी दोनों का गुणनफल -1 होता है। कोई एक दी हो तो हम दूसरी निकाल सकते हैं, अपोजिट करके माइनस लगा देंगे सीधे। अब आते हैं दो वक्रों का प्रक्षेपण। ये आपके लिए नया है अभी, तो इसको ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में। दो वक्रों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण। तो सबसे पहले तो ये होता क्या है प्रक्षेद कोण, ये समझते हैं। जैसे दो वक्र हैं, यहाँ पे काले से दो वक्र दिखाए गए हैं, तो इनके बीच का कोण हमें निकालना है, तो इनके बीच का कोण ये नहीं होगा। अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। यानी इसकी डेफिनेशन होती है कि वक्रों के प्रच्छेद बिंदु पर, जहाँ पर दोनों कट कर रहे हैं, वक्रों के प्रच्छेद बिंदु पर टेंजेंट जो कोण बनाती हैं वही वक्रों के बीच का कोण होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि प्रतिच्छेद बिंदु पर, कई बिंदु भी हो सकते हैं, प्रच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्शियों के बीच का कोण। प्रच्छेद बिंदु पर हम टेंजेंट खींचते हैं और दोनों टेंजेंट के बीच का जो भी एंगल होता है वो हम फाइंड कर लेते हैं, वही आपका होता है। तो यहाँ पर एक कर्व दिया है fx और एक कर्व दिया है gx। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। माना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया आपका x1 y1, ये मान लिया आपने प्रच्छेद बिंदु। अब हम दोनों कर्व का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहले वक्र का y बराबर fx है, तो सीधे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर f'(x)। और इस पॉइंट पे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, तो ये आपका हो जाएगा m1। इसी तरह इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m2। फिर उसके बाद m1 m2 फाइंड करने के बाद इस सूत्र में रख लेंगे, m1 - m2 बटे, यहाँ मॉड होता है। अगर हमें पहले से ये पता है कि m1 बड़ा है या m2 बड़ा है तो हम डायरेक्ट मॉड हटा के भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे हमें उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है और पता है कि m1 बड़ा है, तब हम सीधे ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। और अब नहीं पता है तो फिर ये दोनों, क्योंकि जब भी कर्व कट करेंगे तो हमेशा दो एंगल बनेंगे। यहाँ पे एक नीली से दिखाई गई है टेंजेंट, एक लाल से। तो देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी तो स्पर्शियों का होगा, ये होगा आपका π - थीटा। लेकिन जनरली जो न्यून कोण होता है एक्यूट एंगल, उसको आंसर में लिखा जाता है। ऑर्थोगोनलिटी का मतलब होता है लंबवत। तो लंबवत होने की शर्त क्या होगी, दो वक्र कब लंबवत होंगे, जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। वक्रों के लंबवत होने की शर्त। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आते हैं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम दो प्रकार से देखते हैं। वैसे तो हम सीधा सीधा पहले समझते हैं, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना और डिक्रीजिंग मतलब घटना। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्धमान फलन, और इसको बोलते हैं ह्रासमान फलन। यहाँ पर ये हमें बताना होता है कि कौन फलन, ये दिया गया फलन कितने एक्स पर इंक्रीज कर रहा है और कितने एक्स पर डिक्रीज कर रहा है। जैसे हमने ये उदाहरण एक लिया है, ये पॉइंट x1 है, x1 पर ये वैल्यू है f(x1) और x2 पर ये वैल्यू है। जाहिर सी बात है ये वैल्यू बड़ी है इससे, यानी f(x2) इज ग्रेटर देन है f(x1). और इसके पहले हमें क्या पता था, यहाँ पर देखिए x1 x2 में अगर हम बात करें तो कौन बड़ा था, x2। तो हमें गिवन था कि x2 इज ग्रेटर देन x1। यानी यहाँ से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर हमें x पता है तो हम उसमें फलन ऑपरेट कर सकते हैं। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें पता है कोई दो x हैं, x1 और x2, और मान लीजिए हमें गिवन है कि x2 इज ग्रेटर देन x1, तो उस फंक्शन के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि f(x2) इज ग्रेटर देन f(x1)। इनइक्वालिटी में खासकर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि x बढ़ाने पर y का मान बढ़ेगा। उसी तरह डिक्रीजिंग में जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसको मैं पहले आपको ग्राफ से भी समझाना चाहूँगा और मैथमेटिकली भी। मैथमेटिकली तो सीधा ही रहेगा कि हमें वो x देखने होते हैं जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए जो मैथमेटिकल आइडिया है वो तो ये है, हमें कोई फंक्शन दिया जाएगा, माना कोई फंक्शन है y = f(x) या कोई फंक्शन है, तो हमें ये बताना है कि किस x पे इंक्रीज है किस x पे डिक्रीज है। तो मैथमेटिकली हमें
इसमें ऐसा करते हैं कि जो भी फलन है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं एफ डैश एक्स से, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हम इसका साइन चेक करते हैं एफ डैश एक्स का। जो भी एफ डैश एक्स आया जहाँ पर ये नेगेटिव होता है लेस देन जीरो, जितने एक्स पर ये लेस देन जीरो होगा उतने एक्स पर ये आपका डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग को हम नीचे की ओर एरो बना देते हैं, और जितने एक्स पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है वहाँ पे ये इंक्रीजिंग होता है। तो मैथमेटिकली इस तरह देख लेंगे। और अगर ग्राफ हमें पता है, ग्राफ में हम बहुत ईजिली वर्तमान ह्रासमान को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह आपको बता देते हैं। पहले तो हम ये रीज़न बताएं आपको कि ये क्यों डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो जाता है टेंजेंट से। ये एक्चुअली स्लोप है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन लेता हूँ, ये ई घात एक्स। अब मैं यहाँ पर ई घात एक्स में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, देखिए यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करी तो टेंजेंट एक्स एक्सिस से ये एंगल बनाएगी। यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये एंगल बनाएगी। यानी आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस से न्यून कोण बनाएगी। जो थीटा होगा वो लेस देन 90 होगा। यानी जब थीटा लेस देन 90 है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि m इक्वल टू tan थीटा होता है। तो यहाँ से हम अगर डी वाई बाई डी एक्स जितने एक्स पे धनात्मक है उतने एक्स पे बढ़ेगा, और जहाँ ऋणात्मक है वहाँ घटेगा। तो हम सीधा इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे आपका फिजिक्स में भी यूज है। जैसे मैं एक ग्राफ आपको दूँ, मान लीजिए किसी कण का वी टी ग्राफ हमें गिवन है, ये वी और टी ग्राफ मान लीजिए ये दिया है, ये मान लीजिए T1 है, और ये मान लीजिए T2 है, और ये मान लीजिए T0 है या T3 मान लीजिए। चलिए अब मैं यहाँ आपसे पूछूं कि एक कण का VT ग्राफ दिया हुआ है, यानी वेग और समय ग्राफ दिया है, VT ग्राफ दिया है आपको। अब मैं आपसे यहाँ पूछूं कि किन समय अंतराल पर ये फलन, इस फलन का एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा और किस समय पर इसका एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। देखिए जब y और x होता है तो डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ v और t है वेरिएबल, तो स्लोप क्या हो जाएगी यहाँ पे डी वी बटे डी टी, क्योंकि y और x जब y एक्सिस और x एक्सिस लेते हैं तो स्लोप होती है डी वाई बाई डी एक्स। अब y और x की जगह हमने v और t लिया है तो स्लोप होगी डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी ही क्या होता है, एक्सीलरेशन, त्वरण होता है। तो T1 से T2 में हम कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें, इसका देखिए मैं इस पॉइंट पर खींच रहा हूँ कि ये टेंजेंट होगी और ये एक्स एक्सिस से कैसा बनाएगी, न्यून कोण। कहीं भी खींचें, यहाँ भी खींचेंगे तो इस तरह होगी, तो ये अभी भी न्यून कोण बनाएगी। यानी T1 से T2 तक हम कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट का जो m होगा वही m यहाँ क्या दे रहा है, एक्सीलरेशन। जो m होगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि थीटा से लेस एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि T1 से T2 तक जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, स्लोप ग्रेटर देन जीरो है, प्रमाणता ग्रेटर देन जीरो है। तो जो एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो T1 से T2 पर त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। इसी तरह आगे बढ़ें, यहाँ पे मान लीजिए टेंजेंट खींचते हैं, इनफैक्ट T3 से T2 तक, सॉरी T1 से T3 लिखना था मुझे इधर, सॉरी T3 है, T1 से T3 तक एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। T3 से T2 के बीच में हम यहाँ टेंजेंट खींचते हैं अगर, तो कहीं भी किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, अधिक कोण। जब अधिक कोण बनाएगी तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि T3 से T2 तक त्वरण क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे अधिक कोण होगा। तो इस तरह भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी ग्राफ से जो सीधा तरीका है वो ये रहेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। किसी भी फंक्शन के लिए हमें देखना हो कि वर्धमान ह्रासमान कहाँ कहाँ है, तो अगर हमें ग्राफ ज्ञात है तब ये तरीका आपका ज़्यादा कारगर होगा। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ, और याद भी रखना है आपको। ग्राफ अगर हमें पता है, ग्राफ ज्ञात होने पर वर्धमान और ह्रासमान वाले एक्स देखना कि कहाँ पर वर्धमान है, कहाँ पर ह्रासमान। ग्राफ ज्ञात होने पर वर्धमान व ह्रासमान वाले अंतराल ज्ञात करना। तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि जो भी ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ दिया हो, ग्राफ पर हम चलते हैं बाएं से दाएं की ओर।
अब ग्राफ पे ही चलेंगे। ग्राफ पे हम चलते हैं बाएं से दाएं की ओर, राइट साइड चलते हैं बाएं से दाएं। ग्राफ पर ही अब जब आप बाएं से दाएं चलेंगे तो जिन एक्स पर आप जितने अंतराल में आप नीचे आएंगे वहाँ पर ह्रासमान, और जितने अंतराल में ऊपर जाएंगे वहाँ पर वर्धमान। मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ अभी, यहाँ ले लेता हूँ। मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ कुछ। ये है जैसे कुछ, यहाँ सभी ग्राफ में हम बाएं से दाएं चलेंगे। इसमें हम बाएं से दाएं चलेंगे तो देखिए ऊपर ही जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी एक्स पर हम चल रहे हैं उतने एक्स पर क्या है, तो हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू रियल पर ये क्या हो जाएगा, ह्रासमान। ऊपर जा रहे, सॉरी वर्धमान, वर्धमान का ये एरो रहेगा, ठीक है। ऊपर की ये एरो है तो ये होगा आपका वर्धमान, और एरो अगर नीचे है तो ये रहेगा आपका ह्रासमान। यहाँ ऊपर ही जाएगा तो ये वर्धमान रहेगा। इधर भी हम बाएं से दाएं ग्राफ पर चलेंगे, यहाँ भी हम ऊपर ही जाएंगे ऐसे। तो ये भी आपका जहाँ भी ये कहाँ डिफाइन है, पॉजिटिव के लिए बना से, तो एक्स ग्रेटर देन 0 पर ये भी वर्धमान रहेगा। इस पे आते हैं, इसमें हम बाएं से दाएं चलेंगे यहाँ से, तो यहाँ नीचे आएंगे 0 तक, और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत। तो अनंत से ही चलेंगे हम, जहाँ डिफाइन है वहीं चलेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 0 तक ये ह्रासमान है, ये फलन है, एक्स स्क्वायर लिया है मैंने ये। और x बिलोंग्स टू 0 से प्लस इन्फिनिटी तक ये वर्धमान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से चलेंगे तो ऊपर ही जाएंगे। इसी तरह इसमें माइनस अनंत से यहाँ तक ह्रासमान होगा मॉड x में, और यहाँ से 0 से प्लस अनंत तक वर्धमान होगा। तो ग्राफ से हम इजीली चीज़ों को देख सकते हैं, और स्लोप निकाल के भी फाइंड कर सकते हैं। हमें x का चिन्ह देखना होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल और लेना चाहेंगे जो सतह वर्धमान और ह्रासमान होती हैं। मोनोटोनिक का मतलब ये है कि वर्धमान, चलिए अभी इसके बारे में बात होगी। मैं कुछ उदाहरण ले लूँ जो हमेशा वर्धमान या ह्रासमान होते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स घात 4, एक्स घात 3 ले लीजिए, एक्स घात 3 प्लस 1। तो इसमें भी क्यूबिक फंक्शन है, तो सबका हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। एफ एक्स इक्वल टू ई घात एक्स, या ई घात एक्स प्लस कोई कांस्टेंट है तब भी रहेगा। तो ये फलन सदैव वर्धमान होते हैं, क्योंकि सबका एफ डैश एक्स हर एक्स पर ही पॉजिटिव रहेगा, जहाँ भी डिफाइन है तो वहाँ ही पॉजिटिव रहेगा। ये लेबनिज फार्मूला है। लेबनिज फार्मूला वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, चलिए फिर से इसको देख लीजिए। यहाँ पे इसने साई और फाई लिए हैं, थोड़ा सा टिपिकल लग रहे होंगे आपको, तो आप एच एक्स और जी एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना। फाई एक्स इसे पढ़ेंगे और ये आपका साई एक्स है। चलिए इसी में देख लेते हैं। तो जब भी हमें इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन करना हो, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और लिमिट भी वेरिएबल हो, लिमिट देखिए एक्स के टर्म्स में ये होगी और ये टी के टर्म्स में। तो एफ जो आपको गिवन है वो टी का फंक्शन है, टी के रूप में आएगा, और साई और फाई आर फंक्शन ऑफ एक्स, जो दो फंक्शन है ये एक्स के फंक्शन है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने का सीधा तरीका ये होता है कि जो भी अपर लिमिट है वो टी की जगह आ जाएगी, इधर टी की जगह अपर लिमिट ये आ गई, और फिर जो भी अपर लिमिट थी उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे माइनस, अब टी की जगह लोअर लिमिट आ जाएगी ये, और जो भी लोअर लिमिट है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा यहाँ पे, वाई इक्वल टू, अगर कोई भी लिमिट कांस्टेंट है तो वो वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। ये है मान लीजिए, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका डी वाई डी एक्स होगा
ये फंक्शन हो जाएगा आपका टी। तो टी की जगह आएगी अपर लिमिट, बाकी जो खत्म रहेगा। अपर लिमिट क्या है एक्स स्क्वायर, फिर अपर लिमिट का होगा डी बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस, अब टी की जगह लोअर लिमिट, तो जो भी लोअर लिमिट जीरो है या कांस्टेंट है तो वो वाला पार्ट हमेशा जीरो हो जाएगा यहाँ, तो जीरो रखेंगे यहाँ पर, जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो, तो इतना ही पार्ट आएगा। तो फाइनल इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लिमिट में भी इसकी जरूरत पड़ती है लेबनिज़ फार्मूला की, तो आप इसको ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे आप इसको, यानी टी की जगह टी के स्थान पर पहले क्या आती है अपर लिमिट, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन होता है। फिर टी के स्थान पर दूसरे केस में माइनस करके टी की जगह पे आती है लोअर लिमिट, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होता है इनटू जो भी है। तो चलिए अब मैक्सिमम मिनिमा पे आते हैं और समझते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा कब एग्जिस्ट करता है और कब मिलता है, किस तरह मिलता है। तो मैक्सिमम मिनिमा का मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, मिनिमा मतलब निम्निष्ट। और पहले तो समझते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है और किस तरह इसको देखते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी मान अनंत होगा या x टेंस टू अनंत पर प्राप्त होगा, जो भी मान अनंत होगा या अनंत पर प्राप्त होगा वो कभी रियल नहीं मानेंगे, यानी हम उसको मैथ की भाषा में कहेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। अनंत होगा या अनंत पर प्राप्त होगा वह मान उपस्थित नहीं होगा, यानी उसको हम ये मानेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, उपस्थित नहीं होगा। यानी हम ये कहेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा जो भी बात हो रही है, मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, उपस्थित नहीं होगा। तो अब समझते हैं कि ये निकालते कैसे, ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया। तो इसका सीधा तरीका ये है कि अभी मैं टेंजेंट की बात कर रहा था, मैं एक कर्व लेना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे मैंने एक कर्व ये लिया। अब मैं यहाँ हर जगह आपसे कहूँ कि टेंजेंट खींचिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगी, और इस पॉइंट पे मैं आपसे कहूँ जो सबसे पीक पर है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी वो ऐसे है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और पैरेलल होने का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, और स्लोप यहाँ पे चेंज हो रही है, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें वहाँ मिलती है जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है, क्योंकि फंक्शन वहीं पर टर्न होता है, वहीं टर्न होगा तब तो टेंजेंट पैरेलल होगी। तो सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पे जो भी फंक्शन गिवन है उसके लिए हमें ये पता करना होता है कि किस एक्स पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा और किस एक्स पर मिनिमम, फिर वो एक्स रख के वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जो वर्किंग रूल है वो सीधा ये है कि सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, जो भी फंक्शन दिया है एफ डैश एक्स को जीरो करते हैं, और यहाँ से हमें जो भी एक्स मिलेंगे उन्हें हम लिख लेंगे कि ये एक्स मिलेंगे। उसके बाद हम डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसकी बात अभी करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसमें हम ये पॉइंट लाई कराते हैं, x1 जो भी पॉइंट आए हैं इनको लाई कराएंगे। लाई कराने के बाद जिस एक्स पर ये पॉजिटिव आएगा चिन्ह इसका डबल डिफरेंशिएशन का, वहाँ पे मिनिमा होगा। बस ये पता करने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएट करना होगा। जहाँ पे नेगेटिव आएगा वहाँ मिनिमा होगा, सॉरी मैक्सिमा होगा। यानी यहाँ पर उल्टा है मामला, डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। तो जहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जहाँ पर पॉजिटिव होगा, जहाँ मतलब उस एक्स पर, वहाँ या उस एक्स पर फलन का निम्निष्ट मान होगा, यानी मिनिमम वैल्यू होगी।
तो मैं ये कहूँगा कि आप एक याद रखें, नेगेटिव वाला जहाँ पर मैक्सिमम होता है तो मिनिमम अपने आप याद रहेगा। यानी जहाँ पर जिन एक्स पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है वहाँ पर ही क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वाला याद रखिए, मिनिमम वाला याद रहेगा। तो कहाँ पे हमें वैल्यू मिलती है, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन ये दी है आपको। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है जहाँ पर फलन टर्न होता है। ये यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट यही है जो ये एक्स आया। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए या तो हम एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, और या जहाँ पर एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं होता है वो भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन भी ध्यान रखेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन विच एफ डैश एक्स 0 हो या अनडिफाइंड हो। यानी क्रांतिक बिंदु की परिभाषा होगी, हिंदी में से बोलते हैं क्रांतिक बिंदु, कई बिंदु भी हो सकते हैं, यानी वह बिंदु जहाँ एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स 0 हो या अपरिभाषित हो। डी वाई बाई डी एक्स 0 हो या अपरिभाषित हो, उन एक्स पर उन एक्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब आते हैं मैक्सिमम मिनिमम पे। तो यहाँ पे ग्राफ उदाहरण में लिया गया है, एक हमने ग्राफ लिया है जिसको हमने डिफाइन किया है एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक, और इसमें हमने सभी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। देखिए ए से x1 तक, ए से x1 तक एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ हम कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस से कैसे एंगल बनाएगी, न्यून कोण, तो न्यून कोण बनाएगी तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी इस तरह, यहाँ भी पैरेलल होगी, लेकिन ये पॉइंट जो है ये आपका कहलाता है नति प्रवर्तक। अभी हम इसकी बात कर लेंगे क्योंकि टेंजेंट कट कर रही है कर्व को। और तो अब इधर टेंजेंट इस तरह होगी, इधर टेंजेंट इस तरह होगी। वैसे यहाँ ड्रॉ नहीं होगी क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट के कई डायरेक्शन हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट आपसे पूछें कि कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है इस ग्राफ में, तो देखिए हियर x1 x2 x3 x4 आर क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इन पर डी वाई बाई डी एक्स 0 हुआ है। देखिए एक पॉइंट है x1 x2 x3 x4, ए ओ बी, ये तो एक्सटीरियर पॉइंट है, इन पे हम बात नहीं करते हैं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, इन पर चेक कर लेते हैं बाद में वैल्यू। अब देखिए x1 x2 x3 ये तो क्रिटिकल पॉइंट हो गए, लेकिन ये जो लिखा है मैक्सिमम मिनिमा, जरा इसको समझते हैं। यानी जहाँ पर मैक्सिमा लिखा है x2 पर, यहाँ पे अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका f डबल डैश x2, ये चिन्ह निकालेंगे तो ये आपका आएगा लेस देन 0, यानी 2 बार अवकलन करेंगे और ये पॉइंट रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। और मिनिमा में f डबल डैश x3 आपका आएगा ग्रेटर देन 0। और यहाँ यानी 2 मैक्सिमा 2 मिनिमा या एक भी मैक्सिमा ना हो, कुछ भी कंडीशन यहाँ हो सकती है, यानी मैक्सिमम मिनिमा एक से अधिक हो सकते हैं। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ये दिखाया है इन्होंने, यहाँ पर टेंजेंट कैसी होगी, ग्रेटर देन 0, यहाँ पर लेस देन 0। यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, यहाँ तक क्या था पॉजिटिव और यहाँ हुआ है नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हुआ है। तो इस पॉइंट पर x बराबर c पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और अगर हम डबल डिफ्रेंशिएट भी करेंगे यहाँ पर, यानी फलन को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे या f डबल डैश एक्स, और c पर इसकी वैल्यू देखेंगे f डबल डैश c, तो ये आपकी आएगी लेस देन 0, नेगेटिव होगा तभी तो मैक्सिमा आया है। इसी तरह मिनिमा के लिए हो जाता है। तो अब हम आते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तक बिंदु, जो उधर एग्जाम्पल में था, यानी हम इस पॉइंट की बात करना चाह रहे हैं x1 की। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट में तो ये था क्योंकि अनडिफाइंड है, यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 है इसलिए ले लिया, लेकिन ये मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये नति परिवर्तक बिंदु। नति का मतलब होता है जहाँ पर फलन, जैसे फलन में 2 तरह की प्रवृत्ति होती है, या तो वो नीचे की ओर खुलेगा या ऊपर की ओर खुलेगा, ये नति क्या है, जब जितने एक्स पर नीचे पे खुलता है उतने एक्स पर डबल डिफ्रेंशिएशन लेस देन 0 होता है, तो यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है। तो
नति परिवर्तक बिंदु ऐसा होता है जहाँ पर dy/dx 0 हो और नति उसकी चेंज हो, यानी कुछ इस तरह से होगा, ऐसे मान लीजिए ये देखिए नीचे खुल रहा है, अब ये ऊपर जाएगा ऐसे, यानी जो भी नति परिवर्तक बिंदु होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उस पर खींची गई टेंजेंट, उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कर्व को कट करेगी जरूर। देखिए यहाँ पर जैसे ये कट कर रही है, जब भी टेंजेंट कट करेगी तो वो नति परिवर्तक बिंदु होगा। ठीक है, यदि क्रिटिकल पॉइंट पर खींची गई स्पर्शी वक्र को कट कर रही है तो वह बिंदु नति परिवर्तक बिंदु होगा। और दूसरी जो पहचान है उसकी वो ये रहेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नति परिवर्तक बिंदु, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसके देखने के तरीके क्या है? सबसे पहला है कि कहाँ पर नति परिवर्तक बिंदु होता है। तो सबसे पहले dy/dx तो वहाँ 0 होगा ही, और जो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ तो 0 होगा और डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा हो, d²y/dx² का चिन्ह परिवर्तन हो, यानी नीचे की ओर खुले फिर ऊपर खुलने लगे ऐसे। और जो सबसे मस्ट कंडीशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि अगर कोई नति परिवर्तक बिंदु है तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर वो कर्व को जरूर कट करेगी। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ, नति परिवर्तक बिंदु पर स्पर्शी खींचने पर वक्र को विच्छेद करना चाहिए। अगर वक्र को प्रच्छेद कर रही है तो नति परिवर्तक बिंदु होगा, ये मस्ट कंडीशन। जैसे एक प्रकार उदाहरण लेते हैं, मान लिया एक फंक्शन है f(x) = x की, इसमें x = 0 पर नति परिवर्तक बिंदु हो जाएगा, ये x = 0 यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें अगर तो कर्व को जरूर कट करेगी, और डबल डिफरेंशिएशन का साइन भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए ये ओपनिंग डाउनवर्ड था, फिर ये ओपनिंग अपवर्ड हो गया, यानी डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है, चिन्ह परिवर्तन। अब हम नेक्स्ट टर्न पर इसके सवाल देखते हैं। ये थ्योरी थी और सीधे हम जेईई के क्वेश्चंस और जो आपके टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको हल करेंगे।